मेरे साथियों नमस्कार। ध्यान दीजिएगा सभी लोग एक बार फिर तरीके से आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं सर भूगोल का भी मॉडल पेपर लेकर आइए। तो यहाँ पर मैं भूगोल का पूरा मॉडल पेपर लेकर आया हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है ना। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। यहाँ पर देखिए भूगोल की बात करेंगे, आपका 2019 का मॉडल पेपर है और सेट नंबर 3 और 322 DW है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहां पर देखिए पहले प्रश्न की बात करेंगे। पहला प्रश्न आपके लिए क्या है, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा कौन सा देश है जो भूमध्य रेखीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। तो चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, भारत। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑस्ट्रेलिया आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या में विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो जनसंख्या में विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, भारत आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रमुख गन्ना उत्पादक देश, ऐसा कौन सा देश है जो प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है, ब्राजील, चीन, भारत या थाईलैंड। आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है ना। चलिए, पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर किसको जोड़ती है, अटलांटिक महासागर एवं हिंद महासागर को, या प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर को, या अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को, या प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। ध्यान दीजिएगा, आर्कटिक महासागर का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, आपका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। कौन सा, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं मेरे भाई दोस्त, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको आर्कटिक होना चाहिए, आर्कटिक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको आर्कटिक होगा, क्या होगा, आर्कटिक होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जापान का ओसाका नगर निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो जापान का ओसाका नगर है ना, वो निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट उद्योग के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए। आंसर क्या जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सुनामी की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। ऐसा कौन सा कारक है जो सुनामी की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होता है, चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप या ज्वालामुखी। तो आंसर की बात करेंगे तो सुनामी के लिए ध्यान दीजिएगा, सुनामी के लिए आपका उत्तरदायी है भूकंप। क्या है, भूकंप आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बागाती फसल है, ऐसी कौन सी फसल है जो बागाती फसल है, जूट, गेहूं, रबर, मक्का या रबड़। आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हल्दिया समुद्री पत्तन अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में। आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख अवयव आपको बताना है। किसका, पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख अवयव आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक पारिस्थितिक तंत्र अध्ययन की प्राकृतिक इकाई है जिसमें जीवों के समुदाय और निर्जीव पर्यावरणीय कारक अजैविक घटक होते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नगरीकरण की किन्हीं दो समस्याओं का उल्लेख करना है आपको। किसको, नगरीकरण की किन्हीं दो समस्याओं का उल्लेख करना है। तो नगरीकरण की दो समस्याएं कौन कौन सी, और आपको ध्यान दीजिएगा यहां से देखिए प्रीवियस ईयर का आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा रोल रहता है, इसलिए प्रीवियस ईयर को पढ़ना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है ना। तब दो समस्याओं के बारे में बात करेंगे। ग्रामीण जीवन पर प्रभाव, शहरीकरण ने ग्रामीण जीवन को प्रभावित किया है, ठीक। और जीवन में क्या हो जाए कृत्रिमता, मतलब शहरीकरण के कारण आज जीवन में वास्तविकता नहीं है, मतलब वास्तविकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या प्रवास से क्या तात्पर्य है, आपको ये बताना है जनसंख्या प्रवास से क्या तात्पर्य है। तो ध्यान दीजिएगा,
प्रवास जनसंख्या का आकार परिवर्तित करने वाला, जो प्रवास है ना वो क्या करता है, जनसंख्या का आकार परिवर्तित करने वाला जन्म और मृत्यु की अतिरिक्त एक और अहम घटक है। प्रवास का वास्तविक रूप आवास का अस्थायी विस्थापन है। यह मौसम के अनुसार अस्थायी भी हो सकता है। इस प्रकार प्रवास अस्थायी, अस्थायी अथवा मौसमी हो सकता है। यह गांव से नगर तथा नगर से गांव की ओर हो सकता है। ठीक है ना। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? वह उद्गम स्थान कहलाता है। और जिस स्थान में आगमन करते हैं, माँ जहाँ पर वो लोग आते हैं ना, वह गंतव्य स्थान कहलाता है, वह गंतव्य स्थान कहलाता है। जबकि उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, जबकि गंतव्य स्थान जनसंख्या की बढ़ती हुई बढ़ को मतलब बढ़ी हुई जनसंख्या को दर्शाता है। प्रवास को मनुष्य को संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतः स्फूर्त प्रयास करने के रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक है ना। यह आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जापान के लोहा एवं इस्पात उद्योग के दो प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। आपको बताना है। तो जापान के लोहा एवं इस्पात उद्योग के दो प्रमुख केंद्र नाम है यवता और मौजी है। कौन है? यवता और मौजी है। सिंगापुर पत्तन बंदरगाह की भौगोलिक स्थिति को एक समझाइए। तो सिंगापुर एक अधिकांश भाग समतल है। फुलाऊ उजोंग का आधे से अधिक भाग समुद्र तल में केवल 5 डिग्री फीट यानी 15 मीटर ऊपर है। हालांकि द्वीप के मध्य में बुकिट तिमाह हिल शामिल है, जो सिंगापुर का सबसे ऊंचा प्राकृतिक बिंदु है। और क्या कह रहे हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा। इसकी ऊंचाई 545 फीट 166 मीटर है। लगभग 44 मंजिला इमारत की ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नगरीय अधिवासों के प्रकारों का उल्लेख आपको करना है। तो नगरीय अधिवास की जनसंख्या तृतीयक तथा तृतीयक व्यवसायों में लगी होती है। जनसंख्या की अधिक होती है। नगरीय अधिवास के मकान पक्के तथा सुंदर होते हैं। अधिकांश लोग शिक्षित होते हैं वहाँ पर। ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, नगरीय अधिवासों के प्रकार की बात करेंगे। पल्ली, नगरी गांव, कस्बा, नगर, महानगर, सन्न नगर, विराट नगर। ठीक है ना। आपका हो जाएगा। अगला, विश्व के दो पार महाद्वीपीय रेलमार्ग के नाम आपको लिखना है। तो महाद्वीप के आर पार बनाए गए तथा इसके दो सिरों को जोड़ने वाले मार्गों को पार महाद्वीपीय रेलमार्ग कहते हैं। ऐसे रेलमार्ग हैं जो ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग, कनाडियन पैसिफिक रेलमार्ग तथा ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलमार्ग हैं। ठीक है ना। अगला देखेंगे, वर्षा जल संचयन की उपयोगिता आपको बतानी है। तो ग्रामीण परिवेश में वर्षा जल संचयन, वर्षा जल प्रवाह नाली और सीवर के माध्यम से बहता है और बर्बाद हो सकता है एवं उपयोग किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में जल निकासी की समस्या में कमी, भूजल की गुणवत्ता में सुधार और सरल, किफायती और पर्यावरण अनुकूलन संरचनाओं की आवश्यकता। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। अगला देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। कोणधारी वनों का आर्थिक महत्व आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, कोणधारी या शंकुधारी, अंग्रेजी में से कानिकस कहते हैं, वृक्षों की एक प्रजाति है। यह ठंडे या गर्म क्षेत्रों में पनपते हैं और इन पर कोण या शंकु उगते हैं। इन पेड़ों का जनन इन्हीं कोणों के माध्यम से होता है। ऐसे पेड़ों के पत्ते भी प्रायः चपटे होने की अपेक्षा लंबी तिल्लियों जैसे होते हैं। वैज्ञानिक रूप से इनके पेड़ों को पाइनोफाइटा, कानिफरोफाइटा या कानिफरे कहा जाता है। चीड़ यानी पाइन और तालिस पत्र, यू पर्स्टल स्पून, सनोवर और देवदार सीडर के पेड़ इसी कोणधारियों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना। ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों में अंतर आपको बताना है। ध्यान दीजिए, ग्रामीण अधिवास छोटे आकार के होते हैं जबकि नगरीय अधिवासों में सघन आबादी पाई जाती है। ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या व जनघनत्व बहुत ही कम होता है जबकि नगरीय बस्तियों में जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। ग्रामीण बस्तियों में लोग प्राथमिक क्रियाकलापों जैसे कृषि, काष्ठ कर्म और खनन आदि के मुख्य रूप से शामिल होते हैं। नगरीय बस्तियों में लोग मुख्य रूप से द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों जैसे उद्योग, व्यापार और सेवाओं आदि में लगे रहते हैं। ठीक है ना। ऊर्जा के दो गैर परंपरागत स्रोतों का उल्लेख आपको करना है। तो आज पुनरुपयोगी और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के दायरे में सौर ऊर्जा
पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, हाइड्रोजन ईंधन, कोशिकाएं विद्युत, यहाँ समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि जैसी नवीन प्रौद्योगिकियां आती हैं। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आर्थिक महत्व का वर्णन आपको करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय उन आवश्यक और दुर्लभ वस्तुओं और सेवाओं के आयात और उपलब्धता की सुविधा प्रदान करता है जिनका उत्पादन घरेलू अर्थव्यवस्था में नहीं किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। विकासशील देशों, ध्यान दीजिएगा, विकासशील देशों के लिए विकासशील व्यवसाय करने का अवसर। प्राकृतिक आपदा का वर्णन आपको करना है तो ध्यान दीजिएगा, भारत में प्राकृतिक आपदा उनमें से कई भारत की जलवायु से संबंधित है जिससे जान माल का भारी नुकसान होता है। सूखा, फ्लैश और पल्लड़, चक्रवात, हिमस्खलन, मूसलाधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन और बर्फीले तूफान सबसे बड़ा खतरा है। एक प्राकृतिक आपदा भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, तूफान आदि के कारण हो सकती है। ठीक है ना। भारत में आयातित किन्हीं दो वस्तुओं का विवरण आपको देना है तो ध्यान दीजिएगा। ज्ञातव्य है कि भारत अपनी आवश्यकता का केवल 20% कच्चे तेल का उत्पादन करता है और बकाया का विदेश से आयात करना पड़ता है। भारत के कुल आयात में कच्चे तेल और संबंधित उत्पादों का योगदान लगभग यहाँ 22% है। इसके बाद दूसरे नंबर पर पूंजीगत सामान यानी मशीनरी, धातु, परिवहन उपकरण का नंबर आता है जो कि कुल आयात का 19.2% है। बृहस्पति प्रश्न की बात करेंगे। प्रशांत महासागर के प्रमुख जलमार्गों का वर्णन आपको करना है तो प्रशांत महासागर कुछ प्रमुख जलमार्ग हैं। पहला, उत्तर प्रशांत महासागर जलमार्ग, दक्षिण प्रशांत महासागर जलमार्ग और हिंद महासागर जलमार्ग का पनामा नहर। ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रशांत महासागर जलमार्ग में जलमार्ग एवं पूर्व एशिया और उत्तर अमेरिका में को जोड़ता है। दक्षिण प्रशांत महासागर जलमार्ग एवं जलमार्ग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है। हिंद महासागर के जलमार्ग एवं जलमार्ग का उपयोग उन देशों द्वारा किया जाता है जो हिंद महासागर के आसपास स्थित है। ठीक है ना। भारत में वर्षा जल संचयन की विधियों का वर्णन आपको करना है तो भारत में वर्षा जल संचयन की प्रणाली को इस तरीके से अधिकल्पित किया जाना चाहिए कि यह संचयन इकट्ठा करने का पुनर्भ्रमण प्रणाली के लिए ज्यादा जगह न करे। ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, और आपको बस ध्यान से समझना है और पढ़ना है, बस और कुछ नहीं करना। रिवीजन आपका होता रहेगा, बस यही जाकर छाप देना है। शहरी क्षेत्रों में छत के प्राप्त वर्षा जल का भंडारण करने की कुछ तकनीकें इस प्रकार से हैं, जैसे पुनर्भरण, पीट गड्ढा, पुनर्भरण खाई, नलकूप और पुनर्भरण कूप आदि। ठीक है ना। सतह से बारिश में पानी को इकट्ठा करना, छोटे तालाबों, भूमिगत टैंकों, बांध आदि का इस्तेमाल, भूमिगत पुनर्भरण तकनीक, छत वर्षा जल संचयन तकनीक और भूजल जलघृत पुनर्भरण तथा बोरोवेल को भरना। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।